तभी दादाजी ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या बात है, अचानक इतने खुश क्यों हो गए? मैं तुरंत मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक अच्छी बात याद आ गई। दादाजी ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। अगले ही पल उन्होंने मुझे साथ लिया और बिजली की गति से स्टारडॉ महान वन के भीतर प्रवेश कर गए। पूरा दिन हम अलग अलग आत्मिक पशुओं की तलाश करते रहे। पहले उन्हें 1000 साल पूरा आयरन आर्मर बीस्ट मिला, फिर एक आर्मर्ड जाइंट लिजर्ड और उसके बाद एक दुष्ट ड्रैगन, लेकिन मैंने हर बार कोई न कोई कारण बताकर उन्हें मना कर दिया। शाम होने तक भी मुझे अपनी पसंद का आत्मिक पशु नहीं मिला। दादाजी थक कर एक चट्टान पर बैठ गए और बोले, आखिर तुम्हें चाहिए कैसा आत्मिक पशु? मैंने शांत स्वर में कहा, ऐसा जो आक्रमण और रक्षा दोनों में शक्तिशाली हो और जिसकी रक्त रेखा मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के सबसे करीब हो। जैसे ही मेरी बात पूरी हुई, अचानक पास की झाड़ियों से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। हम दोनों तुरंत सतर्क हो गए। तभी झाड़ियों के भीतर से एक विशाल काला साया बाहर निकला। उसकी लाल आंखें सीधे हमारी ओर टिकी हुई थीं और पूरे शरीर से भयानक हिंसक आभा निकल रही थी। दादाजी ने जैसे ही उस आत्मिक पशु को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह डार्क गोल्डन डायरक्लॉ भालू है। डार्क गोल्डन डायरक्लॉ भालू भी दादाजी की ताकत को महसूस कर चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जोरदार गर्जना की और पूरी ताकत से हमारी ओर झपट पड़ा। दादाजी ने बिना समय गंवाए अपना मार्शल सोल सक्रिय कर लिया। एक पल में उनका शरीर विशाल गोल्डन क्रोकोडाइल के रूप में बदल गया। एक 98वें स्तर के पीक टाइटल डोलुओ के सामने 1000 साल पुराना आत्मिक पशु टिक ही नहीं सकता था। कुछ ही वारों में दादाजी ने उसे अधमरा कर जमीन पर गिरा दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और अपनी छोटी सी छुरी बाहर निकाली। मुझे ऐसा करते देखकर दादाजी ने हैरानी से पूछा, जिन मियान, कहीं तुम सचमुच इसी 1000 साल पुराने सोल रिंग को अपना पहला सोल रिंग बनाने की सोच तो नहीं रहे? मैंने शांत स्वर में कहा, डार्क गोल्डन डायरक्लॉ भालू आक्रमण और रक्षा दोनों में बेहद संतुलित है और इसकी रक्त रेखा मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग से सबसे अधिक मेल खाती है। इतना कहकर मैंने बिना किसी झिझक के अंतिम वार किया। भालू ने एक आखिरी दर्द भरी गर्जना की और हमेशा के लिए शांत हो गया। अगले ही पल उसके शरीर से एक चमकता हुआ बैंगनी रंग का 1000 साल पुराना सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैं तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और पूरे ध्यान के साथ उस सोल रिंग को अपने शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया। जैसे ही सोल रिंग मेरे शरीर में प्रवेश किया, ऊर्जा का एक भयंकर सैलाब मेरी नसों में दौड़ पड़ा। मेरी हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त मानो एक साथ तपने लगे। लेकिन पिछले 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग और मेरी असाधारण शारीरिक क्षमता ने उस पूरी शक्ति को संभाल लिया। करीब 2 घंटे बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे शरीर से निकलने वाली आत्मिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी। मैं सीधे 20वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। यही जन्मजात उच्च आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा लाभ था। सामान्य आत्मिक गुरु को पहले 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए वर्षों तक साधना करनी पड़ती थी। फिर पहला सोल रिंग प्राप्त करने के बाद दोबारा लंबी साधना करके 20वें स्तर तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन मेरी जन्मजात आत्मिक शक्ति पहले से ही 20 स्तर से अधिक थी। इसीलिए पहला सोल रिंग मिलते ही मैं सीधे दूसरे सोल रिंग के योग्य बन गया। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करने लगा। मेरी लंबाई अब लगभग 1.5 मीटर हो चुकी थी। मांसपेशियां पहले से कहीं अधिक मजबूत और सख्त महसूस हो रही थीं। मेरे शरीर से एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। दादाजी ने मुझे ध्यान से देखा और आखिरकार राहत की सांस ली। इतिहास में पहली बार किसी ने अपना पहला सोल रिंग 1000 साल पुराना प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रतिभा सचमुच अभूतपूर्व है। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, जिन मियान, तुम्हारा पहला आत्मिक कौशल क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा पहला आत्मिक कौशल डार्क गोल्डन ओवरलॉर्ड बॉडी है। यह एक ऑलराउंड बफ प्रकार का कौशल है। इसे सक्रिय करने पर मेरे सभी गुण 200% बढ़ जाते हैं, जबकि मेरी ताकत और रक्षा क्षमता 300% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा इस दौरान मैं सभी नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित रहता हूँ और हर 10 स्तर बढ़ने पर इसकी शक्ति 20% और बढ़ती जाएगी। बस एक कमी है, मेरी वर्तमान आत्मिक शक्ति के अनुसार मैं इसे केवल लगभग 10 मिनट तक ही सक्रिय रख सकता हूँ। मेरी बात पूरी होते ही अचानक मेरे दाएं हाथ में तेज दर्द उठने लगा। मैंने तुरंत अपना दायां हाथ पकड़ लिया। दर्द इतना असहनीय था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दादाजी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से मेरे पास आकर पूछा, जिन मियान, क्या हुआ? कहीं 1000 साल का सोल रिंग तुम्हारे शरीर पर उल्टा असर तो नहीं कर रहा? वह तुरंत मेरी जांच करने लगे, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मेरे दाएं हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी गहरी होती गई और मेरी हथेली के ऊपर एक गहरे सुनहरे रंग की हड्डी जैसी आकृति बनने लगी। उसे देखते ही दादाजी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। हे भगवान, यह तो सोल बोन है, और वह भी अत्यंत दुर्लभ एक्सटर्नल सोल बोन। उनकी आवाज खुशी और हैरानी से कांप रही थी। उन्होंने तुरंत मुझे निर्देश दिया, जल्दी अपनी आत्मिक शक्ति चलाओ। इस सोल बोन को अपने दाएं हाथ के साथ पूरी तरह मिलाने की कोशिश करो। मैं भी यह सुनकर चौंक गया।
तो यह सोल बोन है। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। बिना समय गंवाए मैंने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और सोल बोन को अपने हाथ के साथ मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सुनहरी हड्डी मेरी त्वचा के भीतर समाने लगी। 1 घंटे बाद मेरे दाएं हाथ से निकल रही सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। असहनीय दर्द भी समाप्त हो चुका था। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मेरे पूरे दाएं हाथ की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह साधारण सोल बोन नहीं थी, यह एक विकसित होने वाली बाहरी सोल बोन थी। जैसे जैसे मेरी आत्मिक शक्ति और स्तर बढ़ेंगे, इसकी शक्ति भी लगातार बढ़ती जाएगी। दादाजी ने उत्सुकता से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ देखा। बहुत शानदार, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस हाथ में असीम शक्ति भर गई हो। दादाजी ने पूरी तरह संतुष्ट होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा, आज तुम्हें पहला सोल रिंग भी मिल गया और साथ ही इतनी दुर्लभ बाहरी सोल बोन भी। यह सचमुच अविश्वसनीय सौभाग्य है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, चलो अब तुम्हारे दूसरे सोल रिंग की तलाश शुरू करते हैं। मैंने सिर हिलाया। इसके बाद हम दोनों फिर से स्टारडॉ महान वन की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। इस बार हमारा लक्ष्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली आत्मिक पशु था, क्योंकि अब मेरा दूसरा सोल रिंग पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होने वाला था। और इस बार हमारी किस्मत भी कमाल की थी। ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी और हमें लगभग 3000 साल पूरा एक ईविल ड्रैगन मिल गया। सबसे खास बात यह थी कि उसकी नसों में गोल्डन क्रोकोडाइल ब्लड लाइन की हल्की सी शक्ति भी मौजूद थी, जिससे वह मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग मार्शल सोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दादाजी ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। कुछ ही वारों में उन्होंने उस ड्रैगन को अधमरा कर जमीन पर गिरा दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और एक ही वार में उसकी जान ले ली। अगले ही पल उसके शरीर से एक बैंगनी रंग का 3000 साल पुराना सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। शायद मेरे मार्शल सोल की ब्लड लाइन उस ड्रैगन पर हावी थी, इसलिए इस बार सोल रिंग को अवशोषित करना बेहद आसान रहा। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं पूरी तरह सफल हो गया। इस ड्रैगन ने मुझे मेरा दूसरा सोल स्किल गोल्डन फ्लैश दिया, जो एक बेहद शक्तिशाली अटैक स्किल था। दूसरा सोल रिंग अवशोषित करते ही मेरा लेवल सीधे 28 पर पहुंच गया। हालांकि यह मेरी जानबूझकर दबाई गई शक्ति का नतीजा था। मैंने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, अब जब सोल स्किल मिल गया है, मैं अपनी ताकत टेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सोल बीस्ट पकड़ कर लाता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद वे एक 5000 साल पूरे विंड डेमन वुल्फ को घसीटते हुए मेरे सामने ले आए, लेकिन उसे देखते ही मैंने नाक सिकोड़ ली। दादाजी, सिर्फ 5000 साल? ये तो बहुत कमजोर है। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, ज्यादा उड़ मत। सिर्फ 2000 साल के सोल रिंग क्या मिल गए? खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझने लगा। अभी भी हजारों साल पुराने सोल बीस्ट तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक हैं। उनका गंभीर चेहरा देखकर मैंने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, 5000 साल ही सही, आज इसी से काम चला लेते हैं। इतना कहते ही विंड डेमन वुल्फ ने दहाड़ लगाई और बिजली जैसी रफ्तार से मेरी तरफ झपट पड़ा। मैंने बस हल्का सा कदम पीछे हटाया और उसका हमला आराम से बचा लिया। पहला सोल स्किल डार्क गोल्डन बॉडी। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, मेरा पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। मैं पलक झपकते ही उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। धड़ाम, जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया, लेकिन विंड डेमन वुल्फ अपनी तेज रफ्तार की वजह से पहले ही वहां से हट चुका था। अगले ही पल उसने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए सीधे मेरी गर्दन पर हमला किया। मैंने मुस्कुराते हुए एक जोरदार लात मारी। भेड़िया कई मीटर दूर जा गिरा। स्पीड तो अच्छी है, लेकिन ताकत अभी भी कम है। मैंने उंगली से उसे फिर आने का इशारा किया। मेरी चुनौती देखकर वह पूरी तरह भड़क गया। उसने अपना मुंह खोला और नीले रंग की ऊर्जा की एक विशाल किरण मेरी तरफ छोड़ दी। मैंने भी बिना घबराए अपना दूसरा सोल स्किल इस्तेमाल किया। दूसरा सोल स्किल गोल्डन फ्लैश। मेरे हाथों में एक चमकता हुआ सुनहरा ऊर्जा गोला बन गया और अगले ही पल वह सीधे भेड़िए की किरण से टकरा गया। दोनों शक्तियां कुछ सेकंड तक बराबरी पर भिड़ी रहीं। मैं हंसते हुए बोला, ताकत बुरी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता, ऊर्जा की लड़ाई में आखिर जीत हमेशा मेरी ही होगी। इतना कहकर मैंने अपनी सोल पावर और बढ़ा दी। बूम! भयंकर विस्फोट हुआ और विंड डेमन वुल्फ का पूरा शरीर झलकर काला पड़ गया। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, अपनी जेब से दवा निकाली और उसके घावों पर लगा दी। मेरी ताकत टेस्ट कराने के लिए धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। मेरी बात सुनते ही वह बिना पीछे देखे जंगल की गहराइयों में भाग गया। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में शाही सैनिकों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। तभी भीड़ के पीछे से एक घमंडी आवाज सुनाई दी, मेरे पसंदीदा सोल बीस्ट को छोड़कर अब इतनी आसानी से जाने की सोच भी मत। मैंने नजर उठाई तो देखा कि सैनिकों के बीच से एक शाही वस्त्र पहने युवक बाहर आया। वह और कोई नहीं बल्कि तियांडो साम्राज्य का युवराज श्वेछिंगे था। उसके साथ 3 शक्तिशाली शिक्षक और बड़ी संख्या में सैनिक भी मौजूद थे। एक सेनापति ने तलवार निकालकर मेरी तरफ इशारा किया। बदतमीज, युवराज के सामने घुटनों के बल बैठ। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा भड़क उठा। घुटने टेकूं? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये कोई युवराज है, मैं इसे जानता तक नहीं। मेरी बात सुनते ही सेनापति चिल्लाया, दुस्साहसी, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन तभी श्वेछिंगे ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। दिलचस्प, तुम्हारा नाम क्या है? किस संप्रदाय से हो? मैंने बिना एक पल गंवाए
झूठ बोल दिया। नाम है शिंग दाओरोंग। शुए छिंगे ने कुछ पल सोचा। उसे याद नहीं आया कि इस नाम का कोई प्रसिद्ध परिवार या संप्रदाय भी है। उसे लगा कि मैं कोई साधारण प्रतिभाशाली सोल मास्टर हूँ। यही सोचकर उसने मुझे अपने पक्ष में करने का फैसला किया। वह मुस्कुराकर बोला, शिंग दाओरोंग, तुमने मेरे सोल बीस्ट को छोड़ दिया, ये अपराध है, लेकिन अगर तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे साम्राज्य के सबसे बेहतरीन संसाधन दूंगा। 3 शक्तिशाली सोल डोलुओ खुद तुम्हें प्रशिक्षित करेंगे। उनमें से किसी एक को अपना गुरु चुन सकते हो। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और जहाँ तक इन तीनों की बात है, ये लोग मुझे सिखाने के लायक भी नहीं है। मेरी बात सुनते ही तीनों शिक्षकों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शुए छिंगे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, सम्मान देना सीखो। या तो मेरे साथ चलो या फिर यहीं अपनी जान गंवा दो। मैं हंस पड़ा। सिर्फ तुम लोगों के भरोसे मुझे मार दोगे? सपना देख रहे हो? अगर लड़ना है तो आ जाओ। इतना कहते ही तीनों सोल डोलुओं आगे बढ़ गए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने सिर उठाकर पेड़ की ऊंची शाखा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, दादाजी, अब और कितना तमाशा देखेंगे? अगर अभी भी नहीं आए तो सच में आपका पोता पिट जाएगा। अगले ही पल आसमान से एक भारी आकृति बिजली की तरह नीचे उतरी। धड़ाम! जमीन जोर से कांप उठी। मेरे दादाजी गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ सबके सामने खड़े थे। उन्होंने आते ही एक हल्का सा हाथ घुमाया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! तीनों सोल डोलुओं हवा में उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरे। शुए छिंगे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? दादाजी ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। तुम्हारे जैसे बच्चे मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जिसे तुम मारने आए थे वो मेरा पोता है। ये कहते ही दादाजी बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंचे और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। शुए छिंगे का चेहरा दर्द से लाल पड़ गया। तीनों शिक्षक घबराकर घुटनों के बल बैठ गए। महाशय, कृपया युवराज को छोड़ दीजिए। वह तियांडो साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा साम्राज्य आपके पीछे पड़ जाएगा। दादाजी की आंखों में ठंडी चमक उभरी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। शुए छिंगे की सांसें रुकने लगी। तीनों शिक्षक घबराकर बार बार सिर झुकाने लगे। नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप जो चाहें हम देने को तैयार हैं। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, पोते, बताओ इनसे क्या लेना है? मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, दादाजी, मुझे जिंजियाओ चाहिए। मेरी बात सुनते ही दादाजी पहले तो तुरंत बोले, ठीक है, हमें जिंजियाओ चाहिए। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा है। उन्होंने अजीब नजरों से मुझे देखा। रुको, तुमने अभी क्या मांगा? मैंने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर दोबारा कहा, दादाजी, मुझे जिंजियाओ चाहिए। उन्होंने माथा पकड़ लिया। अरे बदमाश, क्या तुम जरा भी सीरियस नहीं हो सकते? वो चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं होती। मैं तुरंत सफाई देने लगा। दादाजी, आपने गलत समझ लिया। मुझे उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना है। दादाजी अभी भी शक भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मजबूर होकर मैंने तुरंत एक बहाना बना दिया। मैंने सप्लाई हॉल की प्राचीन किताबों में पढ़ा था कि जिंजियाओ शरीर को मजबूत करता है और भविष्य में ज्यादा शक्तिशाली सोल रिंग को अवशोषित करने में मदद करता है। कुछ देर सोचने के बाद दादाजी ने आखिरकार सिर हिला दिया। फिर उन्होंने शुए छिंगे और उसके साथ आए लोगों की तरफ देखा। ध्यान से सुन लो, 1 महीने के अंदर मुझे जिंजियाओ की 100 गोलियां चाहिए और जितनी पुरानी होंगी उतना अच्छा होगा। ये सुनते ही तीनों शिक्षकों के चेहरे उतर गए, लेकिन उनके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मजबूरी में सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा। दादाजी ने दूर खड़े एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा किया। 1 महीने बाद सारी गोलियां उस पेड़ के नीचे रख देना, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। फिर उनकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। और अगर चालाकी करने की कोशिश की या एक भी गोली कम निकली तो अगले दिन तुम्हारे इस युवराज की लाश मिलेगी। ये कहते हुए उन्होंने शुए छिंगे को जमीन पर फेंक दिया और मुझे लेकर वहां से चले गए। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 1 महीना गुजर गया। इस दौरान मैं लगातार 9 यांग दिव्य कला का अभ्यास करता रहा। मैं वुहुन हॉल के पिछले पहाड़ पर पद्मासन लगाकर बैठा था। मन ही मन मंत्र दोहरा रहा था। अचानक मेरे दांतियन के भीतर एक गर्म ऊर्जा पैदा हुई। वह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी और मेरी हर नस को मजबूत करने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरी शक्ति एक बार फिर बढ़ चुकी थी। मैं अब लेवल 30 पर पहुंच चुका था। मैं खुशी से मुस्कुराया।